मेरे अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। पिछली वीडियोस में हमने आपको बता दिया था कि भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, है ना। इसी तरह से आज का फिर हमने पहले ही बता दिया था कि हिंदी भाषा पर आने से पहले हम भाषा के स्वरूप के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, भाषा के विषय में जानेंगे। तो हम बता चुके हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा का स्वरूप कैसा है, भाषा की प्रकृति कैसी है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और इसका विकास किन किन रूपों से होकर हुआ। तो आज हम इस पर वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत भाषा का नाम गिना जाता है। तो हिंदी का भी प्राचीनतम रूप संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि हिंदी का सबसे प्राचीनतम रूप संस्कृत है ना। संस्कृत भाषा है जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी इसका समय काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, है ना। यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्व की न जाने कितनी सभ्यताएं हुई और हर सभ्यता में कोई ना कोई लिपि अवश्य रही होगी, है ना। तो जैसे सिंधु और मोहनजोदड़ो सभ्यता है, लेकिन वहाँ की जो है लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये लिपियां संस्कृत की देवनागरी लिपि से प्राचीन हो सकती हैं, परंतु जो है संस्कृत का क्योंकि नागरी लिपि में है इसलिए उसको आसानी से जाना गया है, समझा गया है, तो हम उसका समय माप नाप सकते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना गया है। तो संस्कृत भाषा जब लिखी जा रही थी तो उसमें किन किन साहित्यों की रचना हो रही थी, संस्कृत भाषा किन रूपों में चल रही थी, तो हम इसको देख सकते हैं। संस्कृत को हमने दो भागों में बांटा है। एक वैदिक संस्कृत हम देख सकते हैं, एक वैदिक संस्कृत है, दूसरी है लौकिक संस्कृत, है ना। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि प्राचीन समय में समाज कैसा था। आर्यों के आने के बाद जब वेदों की रचना हुई और उसके उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, समाज वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में विभाजित हो गया था। समाज कैसा था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में विभाजित हो गया था। और एक जो उच्च वर्ग था, सवर्ण वर्ग था, उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो निम्न वर्ग है या जो निम्न वर्ण है उसको जो है शिक्षा से वंचित कर दिया था, है ना। शिक्षा से क्या कर दिया था, वंचित कर दिया था, उनको उनके अधिकारों से निकाल दिया था। तो जब तक वेदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में आकर, क्योंकि ऋग्वेद जो है बहुत प्राचीन रचना है और उसके बाद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं मानी जाती हैं। तो वेद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास वेद 4 हैं, सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे पास 4 वेद है, जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। इस वेद में खासकर बताया गया है कि जो है मनुष्य जो है कैसा था, प्रकृति के समीप था। मनुष्य कैसा था, प्रकृति के समीप था। वो प्रकृति पूजन करता था और उसमें जो है प्रकृति को ही प्रमुख देवता माना गया था। इसके अलावा यजुर्वेद में कर्मकांड, विधि विधान, यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। सामवेद में जो औषधि से जो सोम रस बनता है और इसके साथ ही साथ सामवेद जो है संगीत की सभी विधाओं का जनक भी माना जाता है। इसीलिए ये जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आए हैं, है ना। तो इसके अलावा संगीत भी इसमें आ जाता है कहीं कहीं, और औषधि के स्वरूप भी इस अथर्ववेद में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अथर्ववेद जो है तांत्रिक क्रियाओं के विधि विधान से संबंधित है। तो हम ये देखते हैं कि इस समय जब वैदिक संस्कृत भाषा में जो है वेदों की रचनाएं हुई, अरण्यों की रचनाएं हुई, उपनिषदों की रचनाएं हुई और ब्राह्मण ग्रंथों की और पुराणों की रचनाएं की जा रही थी।
अरण्य कौन होते हैं? अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जो जंगल में रहकर शिक्षा निवास करते थे, है ना, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, पहले क्या था कि जो ब्राह्मण सवर्ण वर्ग था वो अपने आप को और अपने समुदाय के लोगों को ही शिक्षित करता था। तो क्या हुआ कि ये जो रचनाएं हो रही थी ये सिर्फ ब्राह्मणों से संबंधित थी, एक सवर्ण वर्ग से संबंधित रचनाएं हुई थी उत्तर वैदिक काल तक। उसके बाद क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ा जन समूह जो था, जिसे निम्न वर्ण निम्न रंग न जाने किन किन उपाधियों से उसे निम्न कर दिया गया था, तो उनको भी तो अपनी जिज्ञासाएं जाहिर करनी थी, उनको भी तो अपनी बातें, अपने मन की बातें कहीं ना कहीं उकेरनी थी। तो उनके पास जो भाषा थी, उनके पास थी लौकिक भाषा, यानी लोक की भाषा। लौकिक का मतलब क्या है? लोक की भाषा। और वैदिक संस्कृत किसे कहेंगे हम? वेदों की भाषा, यानी कौन सी? संस्कृत की भाषा। संस्कृत ये भी थी, संस्कृत ये भी थी, लेकिन ये वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा जो बहुत ही संस्कृतनिष्ठ, परनिष्ठित, व्याकरण सम्मत भाषा हुआ करती थी। जबकि लौकिक भाषा कैसी थी? जो आम उस समय के, यानी 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक के जो निम्न वर्ग थे, जो आम जन लोग थे, उनकी भाषा कौन सी थी? लौकिक संस्कृत की भाषा हुई थी। तो उस समय जो रचनाकार थे, जैसे कि वाल्मीकि, ये लौकिक संस्कृत के रचनाकार हैं जिन्होंने रामायण लिखी। वेद व्यास जो जय संहिता लिख चुके थे, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। भाष, अश्वघोष, माघ, कालिदास। संस्कृत, लौकिक संस्कृत के सबसे बड़े महान कवि कौन हुए हैं? कालिदास, जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी प्रमुख रचनाएं है। इसके अलावा इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूतम है, रघुवंशम है इत्यादि। तो ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से मानी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लौकिक संस्कृत के कितने रचनाकार हुए, जैसे कालिदास हुए, वाल्मीकि जी हुए, वेद व्यास जी हुए। तो ये क्या थे? लौकिक रचनाकार थे, जिन्होंने उस समय के जनमानस को अपने साहित्य से अभिभूत किया, उन्हें जानकारी प्रदान की, ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता भी उन्होंने दिया। अब क्या होता है कि अब जैसे हम संस्कृत को जो है बहुत ही व्याकरण के नियमों से बांध दिया गया था और उसके उच्चारण पर, तो जो वैदिक संस्कृत की भाषा थी उसको क्या किया लोगों ने, बहुत जो पढ़ाने वाला वर्ग था, जो आचार्य वर्ग था, उन्होंने उसके उच्चारण विशेष पर बहुत जोर दिया, जिससे क्या हुआ, वो आम जनमानस से तो दूर हुई, बहुत सारे लोगों से वो संभाली नहीं गई, है ना। तो इस तरीके से संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भी बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए। तो इस तरीके से संस्कृत में भी आपने देखा परिवर्तन हुआ कि पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर धीरे धीरे लौकिक संस्कृत में भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह अब हम देखे हैं तो लौकिक संस्कृत पुनः 3 क्षेत्रीय भाषाओं, जिन्हें हम बोलियां भी कह सकते हैं, पुनः 3 क्षेत्रीय भाषाओं में विभक्त हो गई मतलब बट गई, है ना। अब क्या होने लगा कि पहले आर्य समाज था, कबीलाई समाज था, है ना। अब जो लोग समूह बना के अलग अलग जगह स्थिर रूप में रहने लगे। पहले क्या होता था, एक समूह रह रहा है, फिर जैसे उन्हें पता चलता था कि दूसरी जगह अनाज है या दूसरी जगह बहुत सारे खाद्य उत्पादन चीजें हैं, तो वो वहां उस कबीले से उठाकर अपना कबीला दूसरी जगह स्थापित करने लगता है। लेकिन देखें भौगोलिक स्थितियां जैसे जैसे परिवर्तित होती गई, है ना, कबीलाई समाज एक स्थिर समूह बनाकर रहने लगा। तो इसी तरह जैसे जैसे भौगोलिक और स्थितियां चेंज हुई, उसी तरह राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ और लोगों की मानसिक विकास में भी और उनके भाषाई स्तर पर भी बहुत सारा विकास हमें देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे स्थिरता आती गई, है ना, तो लोग जो एक अलग अलग क्षेत्रों में अब डिवाइड हो गए। पहले क्या होता था, एक समूह एक साथ जगह जाकर इकट्ठा हो जाता था, लेकिन नहीं, अब एक क्या करता है, एक समूह एक जगह बैठ गया तो दूसरा समूह दूसरे जगह पर स्थित हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्षेत्र में बट गए। तो अब क्या होगा, तो 3 तरह की जो है लौकिक जो संस्कृति वो 3 भागों में डिवाइड हो गई, है ना। एक ऐसी संस्कृति जो पश्चिमी उत्तरी हिस्से में रहने लगी, पश्चिमी उत्तरी लौकिक संस्कृत, मध्य देशी लौकिक संस्कृत और
पूर्वी लौकिक संस्कृत। कहने का मतलब यह है कि यदि हम भारत के नक्शे में जाकर देखें तो पश्चिमी उत्तरी लौकिक संस्कृत और एक जो मध्य में जो है वो जो लौकिक संस्कृत बोल रहे थे, और एक जो पूरब में जाके लौकिक संस्कृत बोल रहे थे। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत सारी चीजें देखने को, परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि प्रकृति हर तरीके से अपने स्वरूप में परिवर्तन करती ही रहती है। जहाँ भौगोलिक परिवर्तन होता है वैसे मनुष्य का सामाजिक और राजनीतिक विकास में और उन व्यवहार में परिवर्तन होना लाजमी होता है। इसी तरह 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक आते आते जो 3 क्षेत्रीय भाषाएं थी, है ना, वो क्या होने लगी कि 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक भाषा में पुनः परिवर्तन हुआ और अब यह भाषा क्या कहलाने लगी। अब हम इस भाषा को किस नाम से जाने लगे? पाली भाषा के नाम से जानते हैं। वह भाषा वह भाषा किस नाम से जाने लगी? पाली भाषा के नाम से जाने लगी। जब इस पाली भाषा का विकास हो रहा था तो हम उस समय कौन सा काल चल रहा था? उस समय समाज कैसा हो गया था? महाजनपदों में विभक्त हो गया था। समाज कैसा हो गया था? महाजनपद काल में। और हम सब जानते हैं कि जब महाजनपद थे तो उस समय बौद्ध काल का युग भी चल रहा था, यानी गौतम बुद्ध भी उस समय प्रमुख उपदेशकर्ता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। तो पाली भाषा के नाम से जब ये जानने लगा तो हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध जनपद, है ना, सूरसेन जनपद, वज्जी जनपद और आपके वज्जी, कौशाम्बी, है ना, ये अवध, ये बहुत सारे महाजनपद ऐसे थे जिनमें मगध जो महाजनपद था वो सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और उसी में जो है भगवान बुद्ध अपने उपदेशों को प्रसारित कर रहे थे, यानी कि ये जो समय था, इस समय भगवान बुद्ध जो है प्रमुख उपदेशक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और उन्होंने जो बातें या जो ज्ञान, जो धर्म के विषय में जो बातें कही, उनकी सभी बातों को हम त्रिपिटक नामक सूत्र में देख सकते हैं। ये त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारी, यानी कि ज्ञान और भगवान बुद्ध के ज्ञान और धर्म के विषय में जो बातें कही गई वो इन त्रिपिटकों में मौजूद हैं। तो पहला त्रिपिटक था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, तीसरा था अभिधम्म पिटक, है ना। तो इस तरीके से पाली भाषा में इन पिटकों की बातें कही गई। तो हम बहुत संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि विनय पिटक क्या है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो मतलब वहाँ संघ बनाकर रह रहे थे, जहाँ पर बौद्ध अपने जैसे वर्णाश्रम में क्या होता था कि जो छात्र होते थे वो आश्रम में रहा करते थे, वैसे ही बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी किस में रहा करते थे? संघ में रहा करते थे। तो उनके जो संघ में जब वहाँ संघ के भी अपने नियम होते हैं ना, तो वो जो नियम थे, जो संघ में रहने की दैनिक जीवन संबंधित जो नियम थे, जो विनम्रता थी, उन सभी के विषय में विनय पिटक में बताया गया है। सुत्त पिटक क्या है? इसमें क्रियाकलापों के बारे में बताया गया कि जो भगवान बुद्ध के धर्म के जो क्रियाकलाप है उनके विषय में बताया गया है। अभिधम्म पिटक जो है भगवान बुद्ध का सबसे प्रमुख पिटक, भगवान बुद्ध के सबसे प्रमुख उपदेशों का जो ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें 5 निकाय भी बताए गए हैं। 5 निकाय की जो भगवान बुद्ध के जितना भी ज्ञान है वो इन 5 निकायों में समाहित हो जाता है। वो प्रमुख निकाय इस प्रकार है, क्योंकि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि पाली भाषा जो है कि उस समय के लोग अच्छे से समझ लेते थे और वो उस समय की जन सामान्य भाषा हुआ करती थी, है ना। तो लौकिक संस्कृति भी क्या हो गई थी? उस समय बंद गई थी, क्योंकि लौकिक संस्कृति भी क्या हुआ, कुछ लोगों तक, क्योंकि जो लोग उसको समझ रहे थे उन्होंने क्या कहा, फिर उसको भी बांध लिया। उसमें भी बहुत सारे नियम आ गए, है ना। उसको भी उसका भी अपना एक व्याकरण बना दिया। तो फिर वो क्या हुआ, वो लौकिक संस्कृति भी क्या हो गई, एक समूह में बंध गई, है ना।
है ना। बाकी समूह फिर अपनी बात कहना चाहता था, सुनना चाहता था। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया कि एक नई भाषा का विकास किया जिसको हम पाली भाषा कहते हैं, और उन्होंने उसी में जन सामान्य को जो है अपनी बात समझाई। तो निकाय 5 निकाय है, दीघ निकाय, मजिस्ट्रम निकाय, संयुक्त, अग्गुतर और खुद्दक निकाय। जो खुद्दक निकाय होता है उसका जो 15वां अंग है धम्मपद, है ना, 15वां अंग है धम्मपद, जिसको कि कहा जाता है, धम्मपद के विषय में ये कहा जाता है कि जैसे महाभारत में गीता जो है संपूर्ण महाभारत का सार माना जाता है, उसी तरह धम्मपद जो है बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ माना जाता है, मूल पद या मूल सार माना जाता है। तो इस तरीके से जो है एक ईश्वर पद्धति आध्यात्मिक रूप से जो है भाषा का विकास हो रहा था, और इसी तरह आगे चलकर पाली भाषा भी कई क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। पाली भाषा क्या हो जाती है, कई क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। यहाँ तक आते आते क्या होता है, पाली भाषा के जो है भगवान बुद्ध के उपदेश जो है त्रिपिटकों में समाहित हो जाते हैं, और यह भाषा भी क्या हो जाती है, कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है, और फिर एक नई भाषा का उदय होता है जो कि 5 क्षेत्रीय भाषाओं में ये पाली भी कितने भाषाओं में बट जाती है, 4 भाषाओं में बट जाती है, जिसमें पहला है पश्चिमी उत्तरी, जो पहले के 3 है वो तो है ही, पश्चिमी उत्तरी भाषा जिसे हम पश्चिमी उत्तरी दिल्ली बोलते हैं, दूसरी वही मध्य देशी, है ना। तो मैंने बताया कि हर समय कोई ना कोई परिवर्तन होता है जिससे कि बोलियों में भी परिवर्तन आ जाता है। तीसरी थी हमारे पास पहले से ही पूर्वी थी, जिसमें भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद एक नई बोली होती है दक्षिणी बोली भी, यानी दक्षिणी भाषा भी अब इसमें जुड़ने लगी थी। पाली में भी अभी है कौन सी पाली किन 4 भाषाओं में बट गई, पश्चिमी उत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। इस प्रकार हमने देखा कि 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक जो है, पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा में भी काफी परिवर्तन हुआ, और पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा कौन सी, पाली, यह बोलचाल की भाषा फिर परिवर्तित हुई, और पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, यानी पाली कब से कब तक थी, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, है ना। और अब जो भाषा बन रही है वो है अब उसके बाद की बन रही है कि पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप किसके नाम से जाने लगा, वो प्राकृत के नाम से जाने लगा। किसके नाम से, प्राकृत के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ आकर यह बोली कई प्रकार की क्षेत्रीय बोलियों में विभाजित हो गई। यहाँ आकर यह बोली कई प्रकार की क्षेत्रीय बोलियां बन गई, कई प्रकार की क्षेत्रीय बोलियों में विभाजित हो गई। जैसे शौरसेनी, मैंने आपको बताया था कि महाजनपद हो गए थे, और उन्हीं के नाम पर ये बोलियां भी बन गई थी। जैसे शौरसेनी, क्योंकि महाजनपद हुआ करता था, शौरसेन जिसे हम सूरसेन के नाम से जानते हैं, जो आज हमारा मथुरा आगरा वाला क्षेत्र है, जिसे हम सूरसेन, उसी से हमारी बनी शौरसेनी। तो वो क्षेत्र वो क्षेत्रीय बोलियां कैसे कैसे मानी गई, शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री जिसे हम महाराष्ट्र का क्षेत्र मानते हैं, मागधी जो हम मगध का क्षेत्र मानते हैं, और अर्धमागधी जो आधा अवध और आधा अवध के क्षेत्र को मिलाकर बन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि संस्कृत से भाषा परिवर्तित हुई, तो वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विभाजित हुई। वैदिक संस्कृत का समय हमने देखा 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद लौकिक भाषा बदली, जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं। पाली का समय जो था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक था, है ना। 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक
तक था। उसके बाद पाली में परिवर्तन हुआ। पाली में परिवर्तन होने के बाद जो अगली भाषा आई उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राकृत के नाम से जानते हैं। वो किसके नाम से जानते हैं? प्राकृत के नाम से जानते हैं, जो कि उसका समय काल क्या रहा? पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा, है ना। पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। प्राकृत में जो क्षेत्रीय बोलियां बनी वो कौन कौन सी थी? सौरसेनी, पेशाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृत भाषाओं की इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों से अब क्या होगा? अब प्राकृत भाषा में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। और प्राकृत भाषा के बाद जो अगली भाषा आएगी वो अपभ्रंश के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से जानी जाएगी? अपभ्रंश के नाम से जानी जाएगी। तो इन्हीं जो प्राकृत की जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उन्हीं क्षेत्रीय बोलियों से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जिसका समय 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता। इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जिसका समय 500 ईसा से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हीं अपभ्रंशों से आज की आधुनिक भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश भाषा क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि लगातार भाषाओं में परिवर्तन हो रहा था। जो सवर्ण वर्ग था वो ये देख रहा था कि इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों से, यानी कि जो बार बार ये लोग, ये जो सामान्य जनमानस है, ये जो अपनी बोलियों में बार बार परिवर्तन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी भाषाएं बन रही हैं वो सब कैसी हैं? बिगड़ी हुई भाषाएं हैं। तो अपभ्रंश का क्या मतलब है? जो सवर्णों ने दिया, जो उस समय के लोगों ने, जो उस समय के जो अध्यापन कर रहे थे, जो अध्यापक वर्ग थे या जो संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान वर्ग थे, उन्होंने ये जो भाषाएं नई नई उभर रही थी, उन्होंने एक नई भाषा को नाम दिया जिसका नाम अपभ्रंश। अपभ्रंश उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि अपभ्रंश को वो बिगड़ा हुआ मानते हैं। अपभ्रंश का असली रूप क्या है? अपभ्रंश का अर्थ है, अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। क्या? बिगड़ा हुआ। यानी वो भाषा जो संस्कृत से अलग थी, वो कैसी थी? बिगड़ी हुई थी, है ना। जो उस समय के आलोचक थे, जो विद्वान लोग थे, जो एक सवर्ण मानसिकता के थे, की भाषा थी, उसको क्या कहा कि ये बहुत ही बिगड़ी हुई, और इसी को अपभ्रष्ट भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भ्रष्ट माना जाता है ना। इसी को क्या कहा गया था? उस समय के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अपभ्रष्ट भाषा है, बिगड़ी हुई भाषा, यानी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। और इसी को अवहट्ट भाषा भी कहते हैं। क्या? कौन सी भाषा कहते हैं? अवहट्ट भाषा भी कहते हैं। तो इसी से जो है हमारी आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं, यानी कि जो आज हमारी जो भाषा है, वो हमारी भाषा कौन सी है आज की? आज हमारी हिंदी भाषा है। तो आज की जो हमारी हिंदी भाषा है वो असल में इसी भाषा का रूप है। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है, आज की जितनी हमारी आधुनिक भाषा है, वो इसी का रूप है, यहीं से वो भाषाएं निकली हैं। तो पुरानी हिंदी जो हमारी जिसे हम कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी का स्वरूप कैसा था? वो अवहट्ट था, है ना। आज की हिंदी तो बहुत ही परिनिष्ठित परिष्कृत हिंदी है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सजाया है, संवारा है। लेकिन जो हम पुरानी हिंदी कह रहे हैं, तो पुरानी हिंदी से हमारा तात्पर्य यही है कि वो कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा का विकास लगातार होता रहा, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अब ये हिंदी की तरफ कैसे बढ़ती है, हम इसके स्वरूप के बारे में संक्षेप में या जल्दी से आपको बता देते हैं कि इसका स्वरूप कैसा रहा। 500 ईस्वी से लेकर पहली 1000 ईस्वी तक जो भाषा हमारे सामने आती है वो होती है हमारी अपभ्रंश भाषा, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि अपभ्रंश भाषा में भी परिवर्तन हुआ, और उस अपभ्रंश भाषा से जो क्षेत्रीय बोलियां निकली, है ना, जो आधुनिक भाषाएं निकली, उनका स्वरूप हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तरफ हम बांट लेते हैं अपभ्रंश भाषा, है ना,
और दूसरी तरफ हमारी आधुनिक भाषा। तो अपभ्रंश जो है कितने भाग में डिवाइड हुई, 6 भाषाओं में। जो हम क्षेत्र जिसे हम कहते हैं पैशाची, व्राचल, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सौरसेनी का मतलब जो सूरसेन के आसपास का जो क्षेत्र था। तो पहली जो अपभ्रंश भाषा थी सौरसेनी अपभ्रंश, तो उससे जो बोलियां निकली, सौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई, जिस भाषा का उदय हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से किन किन भाषाओं का उदय हुआ, वो थी हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी भाषाएं और गुजराती। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो निकलने वाली भाषाएं थी वो कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसके अलावा पैशाची का जो क्षेत्र था, पैशाची अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली वो थी लहंदा और पंजाबी, जो पंजाब का क्षेत्र है। इसके अलावा व्राचल अपभ्रंश जो हमारे पाकिस्तान के इलाके में जो बोला जा रहा था वो था व्राचल अपभ्रंश, और व्राचल अपभ्रंश से जो भाषा निकली वो थी सिंधी, जो हमारे पंजाबी और सिंध के आसपास, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान आप जानते ही हैं, उस समय सब एक ही था। तो जो आज पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ, और जो हमारे हिंदुस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, वहां पर इस बोली को बोला जा रहा था, जिससे हमारी सिंधी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली हमारी आधुनिक मराठी, मागधी अपभ्रंश से निकली हमारी आधुनिक बिहारी, बांग्ला, उड़िया और आसमिया, है ना, असम की भाषा, बिहारी बिहार की भाषा, बांग्ला बंगला की भाषा, उड़िया उड़ीसा की भाषा। तो ये सब कहाँ से निकली, वो सब मागधी अपभ्रंश से, यानी मगध के आसपास का ये क्षेत्र था, वहां से ये भाषाएं निकलकर उभर कर सामने आ रही थी। उसके बाद अर्धमागधी जो अवध के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां से निकली हमारी पूर्वी हिंदी। तो उपर्युक्त पूरे विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी का उद्भव और विकास अपभ्रंश के सौरसेनी, पैशाची, व्राचल, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी से हुआ। तो हमने अब तक क्या जाना कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो किससे हुआ, वो संस्कृत से हुआ। संस्कृत में परिवर्तित होते होते अपभ्रंश तक हुआ। अपभ्रंश से जो है हमारी हिंदी भाषा विकसित हुई। तो संस्कृत से कैसे हुआ, संस्कृत से वैदिक और लौकिक में विभाजन हुआ, फिर लौकिक भाषा भी डिवाइड हो गई, लौकिक भाषा भी 3 क्षेत्रों में डिवाइड हो गई, फिर उस भाषा से हमें पाली मिली, पाली भी 4 क्षेत्रों में डिवाइड हो गई, उन क्षेत्रों से हमें प्राकृत भाषा मिली, प्राकृत भी कई क्षेत्रों में डिवाइड हो गई, वहां से हमें अपभ्रंश भाषा मिली, और अपभ्रंश भी कई क्षेत्रों में डिवाइड हो गई, और वहां से फिर हमें आधुनिक हिंदी भाषा के रूप भी दिखाई देते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी भाषा क्षेत्र और बोलियां, उनके क्षेत्र क्या है, उनकी हिंदी भाषा के क्षेत्र, हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाना, मेरा टॉपिक कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।